हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट हमारा आज 2 है। कल 1 पढ़ाए थे, आज है 2। तो जल्दी से अपना अटेंडेंस दे दीजिए लाइक करके। बिल्कुल। कल हम ज्यादा नहीं बताए थे, आप लोग को केवल 6 एडजस्टमेंट बताए थे और बाकी जो बच जा रहा है वो आज मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले एडजस्टमेंट में एक टॉपिक आता है अंतिम रहतिया, जिसको अंग्रेजी में क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब होता क्या है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे एक व्यापारी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। कुछ लोगों का कैलेंडर ईयर चलता है, जनवरी से 31 मार्च चलता है। चाहे जो भी ईयर हो, उस ईयर में वह व्यापारी कुछ गुड्स, मतलब कुछ हमारा माल, वो क्या किया रहता है? परचेज किया रहता है। वो परचेज किस पर्पज से किया रहता है? भाई उसका पर्पज यही रहता है कि सेल करने के लिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने एक फाइनेंशियल ईयर में कोई गुड्स परचेज किया है वो सारा ही गुड्स उसी फाइनेंशियल ईयर में सेल कर दे। सपोज करिए आप कपड़े का व्यापारी हैं, तो कपड़े का व्यापारी है, आपने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, मैंने परचेज किया, गुड्स परचेज किया। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख का गुड्स सोल्ड कर देंगे, हो सकता है कि ज्यादा भी सेल कर सकते हैं, बच भी सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे चाहे फाइनेंशियल ईयर तक या हमारे जो कैलेंडर ईयर जिस समय हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं उस टाइम तक, कुछ ऐसे हमारे गुड्स होते हैं जिसको सेल करने से बच जाता है। सेल करने से क्या होता है? बच जाता है। मतलब ऐसा माल जो बिकने से रह जाता है, सीधे भाषा में। तो जो बच जाता है उसी को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए कि जो माल वर्ष के अंत तक बिकने से रह जाता है उसी को, या उस बचे हुए माल को अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक को कुछ लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, क्योंकि स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जगह पे इसको इन्वेंट्री आप देखेंगे तो इन्वेंट्री माने होता है स्टॉक। एक चीज और है कि जो इस साल का बचा हुआ माल रहेगा वो हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वो क्या होगा? वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक रहतिया या प्रारंभिक इन्वेंट्री। ठीक है। जहां तक इसकी एंट्री करने की बात आती है कि अक्सर देखते होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए इसका एंट्री हमारा बनता है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हमारा बनता है? इस पर लेखा यदि करने की बात आती है तो इस पर एंट्री बनता है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है। अब बारी आती है कि इसका लेखा हम कैसे करते हैं। तो लेखा हम एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ रहे हैं, इसी से संबंध में पढ़ेंगे कि लेखा में सपोज करिए कि वो हम अक्सर एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि अंतिम रहतिया यदि तलपट में दिया है, तलपट मीन्स ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हम कहां दिखाते हैं? इसको परीक्षा सूची भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि भाई तलपट क्या है, तो तलपट मीन्स होता है ट्रायल बैलेंस या परीक्षा सूची। तलपट में दिया है तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक केवल कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट साइड में दिखाते हैं। यदि तलपट में दिया है तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और यदि यही समायोजना में दिया है, समायोजना मीन्स एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट साइड में इसको दिखाया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अब यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे
तो किसी एग्जाम में देख लीजिएगा, पेपर उठाइएगा तो पूछता है कि यदि हमारा क्लोजिंग स्टॉक तलपट में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया तो हम कहाँ दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। देखते होंगे कि एक बिजनेसमैन है, कौन है, एक बिजनेस ये बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो कैपिटल लगाता है। एक कैपिटल कई तरीके की लगाता है। कैपिटल हमारा ये गुड्स की तरफ भी लगा सकता है, कैश के रूप में भी लगा सकता है और किसी एसेट्स के रूप में भी लगा सकता है, उसकी मर्जी। उसके पास गुड्स है तो गुड्स लगाएगा, कैश गुड्स दोनों है तो दोनों लगाएगा, एसेट्स है तो एसेट्स भी लगाएगा। जहां तक बात आती है कि कैश की, कि जब कैपिटल हम कहीं से कैश या अपने पास से कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो व्यवसायी के लिए ये बेनिफिट होता है कि जब एक बिजनेसमैन अपने ही कैपिटल पर अपने फर्म से, अपने बिजनेस से इंटरेस्ट लेता है तो वो हम बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट है, फायदा है, लाभ है। लेकिन बिजनेस के लिए वो लॉस है। और लॉस नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से बिजनेस का खर्च माना जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि इस पर एंट्री क्या की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी एंट्री हमारी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, सारा एंट्री नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है। प्रश्न आता है कि इसका लेखा हम कैसे करते हैं, कि लेखा कहां कहां किया जाता है। यदि ये तलपट में दिया है, तलपट मीन्स ट्रायल बैलेंस, भूलिएगा मत, कि सपोज करिए कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये याद करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो इसको हम भाई कहां मेंशन करते हैं, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है। और यदि यही समायोजना में दिया, समायोजना में दिया है माने एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसे कहां दिखाते हैं भाई, दो जगह मेंशन करते हैं। एक हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ गए। तो ये पॉइंट जो है याद करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। सेम उसी पैटर्न पे है आहरण पर ब्याज। अब आहरण क्या होता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी ने अपने घर खर्च के लिए, मतलब अपने घरेलू खर्च के लिए, या ऐसे समझिए निजी खर्च के लिए, चाहे वो माल निकाले या कैश निकाले, कुछ भी निकालता है, जो गुड्स या कैश निकाला, क्या किया, विड्रॉल किया, निकाला, तो यही चीज हमारी कहलाती है ड्राइंग। क्या कहलाती है, ड्राइंग। अब बारी आती है कि ड्राइंग का एंट्री हम कैसे करते हैं। ड्राइंग का भाई एंट्री हमारी है, जहां तक लेखा की बात आती है, एंट्री की बात आती है, तो इसका एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है। अब बारी आती है कि एडजस्टमेंट का एंट्री कैसे करते हैं। तो एडजस्टमेंट की एंट्री में आपका वही रूल है कि यदि ये तलपट में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्या दिया है हमारा इंटरेस्ट ऑन, यदि ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसको हम कहां दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। और यदि यही चीज समायोजना में दिया गया, किस में दिया गया है, समायोजना मतलब एडजस्टमेंट में दिया गया,
तो एडजस्टमेंट में कोई भी एंट्री की जाती है इसको दो जगह मेंशन करते हैं। फर्स्ट कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और नेक्स्ट कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, जहां हम ड्राइंग लिखे होंगे उस ड्राइंग में ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, और उसको कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें का अस्थगित आयगत व्यय, इसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिए, नाम लिखा है आयगत व्यय, लेकिन एक वर्ड जोड़ा है अस्थगित, डिफर्ड। डिफर्ड मतलब कुछ टाइम ब्रेक लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ हमारे व्यय ऐसे होते हैं, व्यय का मतलब एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बड़ी राशि के होते हैं। बड़ी राशि का मतलब है बड़े अमाउंट का, और लंबे समय तक, ध्यान दीजिएगा, लंबे समय तक इन्हें व्यय भी करना रहता है। ऐसी कोई खर्चे या अमाउंट के खर्चे जो ज्यादा अमाउंट का होता है, और लेकिन उसे एक बार एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसे लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस करना होता है, ठीक ना। और इस चीजों का एक्सपेंस करने से इस पर जो लाभ है, बेनिफिट है, यह लंबे समय तक कमाया जाता है। तो ऐसे ही व्यय को तो हम अस्थगित आयगत व्यय कहते हैं। अब प्रश्न हमारा ये उठता है कि अब इसके एग्जाम्पल भी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था। जैसे इस पे है प्रारंभिक व्यय, ये अस्थगित आयगत व्यय के उदाहरण है। विशेष विज्ञापन व्यय, ये भी अस्थगित आयगत व्यय के एग्जाम्पल है। और भी मरम्मत पर किया गया अधिक व्यय, मरम्मत पर किया गया अत्यधिक व्यय। क्योंकि मरम्मत नॉर्मल खर्चा है, लेकिन ज्यादा खर्च कर देंगे तो हमारा अस्थगित आयगत व्यय होगा। ठीक इसी तरह विकास व्यय, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अब प्रश्न आता है कि जब इतने बड़े खर्चे का और इतने लंबे समय तक एक्सपेंस किया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है, तो इसका लेखा कैसे करते हैं। जहां तक लेखा की बात करें, लेखा का मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी राशि माने अमाउंट व्यय की जाती है, उसे हम कहां दिखाते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और जो राशि बच जाती है उसे हम कहां दिखाते हैं, उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 लाख रुपया किस पर, एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंस करना है। ये टारगेट दे दिया गया, समय दे दिया गया कि इसे 5 ईयर में एक्सपेंस करना है, मैंने 5 सालों तक इस पर खर्च करना। इसका मतलब यह है कि 10 लाख हमारा अमाउंट है, इसको 5 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ईयर बचेगा। एवरी ईयर माने पर ईयर 1 लाख रुपया जो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट हमारा इतना बचेगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 1 लाख एक्सपेंसेस होगा पीएल के डेबिट में, रिमेनिंग हमारा 3 लाख बचेगा वो एसेट्स में। ऐसा करके एवरी ईयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऋण पर ब्याज। ऋण माने क्या होता है? कर्ज। ऋण माने कर्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। जनरली हम देखते हैं कि हम कोई भी काम करने के लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल अपनी लाइफ हो, चाहे जो भी हो, पैसे जब नहीं रहते हैं तो लोगों से कर्ज लेते हैं। कर्ज दो तरीके से मिलते हैं, एक विदाउट इंटरेस्ट, एक विथ इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट जो है अपने सगे संबंधियों से मिल जाता है, लेकिन जब बिजनेस करना रहता है तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उस इंटरेस्ट पर लोन कहां दिखाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋण पर जो ब्याज है इसका सिंपल से पहले एंट्री जान लीजिए कि ऋण पर ब्याज का क्या होता है। इस पर जहां तक एंट्री की बात करें तो इसका एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। वैसे एंट्री उट्री नहीं पूछेगा। अब प्रश्न ये आता है कि जो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये है क्या? एक तरह से लॉस भी हमारे बिजनेस के लिए है और एक तरह से हमारे एक्सपेंसेस। लॉस ये है कि बिना मतलब का पैसा जा रहा है, एक्सपेंस इसलिए है कि उतना हम खर्च कर रहे हैं तभी उसके बदले में कुछ बेनिफिट कमा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका लेखा हम कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, लेखे के नियम है। सपोज करिए कि तलपट, तलपट मीन्स ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन यदि लोन दिया है तो इसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, यदि यही चीज हमारा समायोजना में दिया गया है, समायोजना मीन्स एडजस्टमेंट में, तो इसे हम कहां दिखाते हैं? दो जगह दिखाते हैं। फर्स्ट कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और नेक्स्ट कहां दिखाते हैं? इसको जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट, तो उसका जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज साइड, उसमें जहां पर इंटरेस्ट लिखते होंगे उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, प्रबंधक को शुद्ध लाभ का कमीशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैनेजर को शुद्ध लाभ पर कमीशन। लिखिए, मैनेजर कमीशन क्या होता है? देखिए, हमेशा जो मैनेजर कमीशन होता है ये नेट प्रॉफिट पर क्या होता है? चार्ज होता है। अब इसे निकालने से पहले ये जानिए कि कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद जानिएगा इसे दिखाया कहां जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो इसमें नियम हैं। अब कैसे आप लोग को इसको समझाएं? ध्यान दीजिएगा, शुद्ध लाभ, दो नियम है। फर्स्ट नियम, शुद्ध लाभ के पश्चात प्रबंधक का शुद्ध लाभ पर कमीशन। एक तो रूल हमारा ये है, और दूसरा है शुद्ध लाभ के पूर्व पर प्रबंधक का शुद्ध लाभ पर कमीशन। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देता है। इसका जो फार्मूला होता है मैनेजर कमीशन का, इसका फार्मूला होता है, इसको कहते हैं कमीशन घटाने के पूर्व का शुद्ध लाभ
ध्यान दीजिएगा, कमीशन घटाने के पूर्व का शुद्ध लाभ गुणे कमीशन की दर बटा 100 प्लस दर। ये फार्मूला होता है। किसके लिए होता है? पश्चात वाले के लिए होता है, आफ्टर। और इसका कमीशन का सूत्र होता है कमीशन का सूत्र होता है कमीशन घटाने के पूर्व का शुद्ध लाभ गुणे कमीशन की दर बटा 100 अपॉन 100। इन दोनों से जो भी कमीशन आएगा, प्रश्न अब ये उठता है, इस पर कोई भी क्वेश्चन रख के सॉल्व कर सकते हैं, ये फार्मूला है। प्रश्न हमारा ये उठता है कि एडजस्टमेंट में यदि ये इस टाइप के कमीशंस आते हैं, इसे हम दिखाते कहां? तो ध्यान दीजिएगा, इन दो, चाहे ऐसे कमीशन आए चाहे ऐसे आए, आएगा किसी एक ही टाइप का। इसे दो जगह दिखाया जाता है। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और सेकंड कहां दिखाया जाता है? जब बैलेंस शीट बनता है तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ये पॉइंट नोट किए रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेनदारों पर छूट, कल देनदारों पर छूट बताए थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेनदार किसको कहते हैं। लेनदार, जिसको अंग्रेजी में क्रेडिटर्स कहा जाता है। एक शब्द में इसे समझिए, जिनसे, ध्यान दीजिएगा, जिनसे उधार खरीदा गया है, ऐसे आदमी को हम लेनदार कहते हैं। मतलब जिससे हमने उधार परचेज किया है वो हमारे लेनदार है। मतलब एक सामने दुकान है, हमने जाके एक कपड़ा या एक पुस्तक उससे उधार खरीदा, तो मेरे लिए वह पर्सन लेनदार कहलाएगा। मतलब हमसे हर एक वक्त पैसा लेने का वो अधिकारी है। वो यदि हमसे पैसा लेगा तो लेनदार। अब बारी आती है, लेनदारों पर छूट का प्रश्न कब उठता है, डिस्काउंट का प्रश्न कब उठता है? सपोज करिए कि एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस है, मान के चलिए, ये बहुत सारे लोगों को उधार बेचा है। ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ई पर्सन, ठीक ना। तो भाई हम ये सब खरीदे, सबके लेनदार कौन है? सबके लेनदार कौन है? ये। या ऐसे भी हो सकता है कि एक आदमी, जैसे मान लीजिए यही आदमी है, ये है एक्स, इस आदमी का ये बिजनेस है, इसने 5 जगह से सामान खरीदा, तो ये पांचों क्या कहलाएंगे? ये पांचों क्रेडिटर्स कहलाएंगे। अब छूट की बारी कब आती है? हमने 5 जगह से सामान खरीदा, हम पैसा दे नहीं रहे हैं, वो बार बार तगादा कर रहा है हमसे, दे दो दे दो, दे ही नहीं रहे। तो उसने बीच में एक ऑफर निकाला कि चलो भाई, सबका 1,000 रुपया बाकी है, अब एक काम करो, हम एक सेटलमेंट कर रहे हैं कि आप 900 रुपया दे दीजिए। या ऐसे सेटलमेंट करते हैं कि 31 मार्च तक आप पैसा दे रहे हैं, तो जितना आपका पैसा बकाया है उसमें 5% का डिस्काउंट देंगे। तो यदि ऐसे ऑफर्स देते हैं तो इसी को लेनदारों पर छूट कहा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि लेनदारों पर छूट को दिखाया कहां जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसके ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं। यदि वो तलपट में दिया है, तलपट में दिया है, क्या दिया है?
डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। यदि ये चीज तलपट में दिया है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, और यदि यही चीज समायोजना में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसको दो जगह दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकंड दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते। नेक्स्ट है निजी प्रयोग के लिए निकाला गया माल। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए कि ये आपका बिजनेस है। ये क्या है? बिजनेस है। इस बिजनेस आप चला रहे हैं, ये एक्स पर्सन चला रहा है, इसकी कुछ जरूरतें भी होंगी। और कैसी जरूरतें? निजी जरूरतें या घरेलू जरूरतें। मान के चलिए कि यदि वो किसका व्यापारी है? कपड़ा का व्यापारी है, क्लॉथ का व्यापारी है, तो भाई जब कपड़ा लेगा तो दूसरे दुकान से लेने नहीं जाएगा, अपने दुकान से लेगा। पैसे की जरूरत है, कैश भी निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। तो जो अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाला, घरेलू खर्च के लिए निकाला, उसे निजी प्रयोग के लिए निकाला गया माल कहलाता है। प्रश्न यह है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो भाई सीधा सा इसका उपाय है, निजी प्रयोग के लिए निकाला गया माल। इसका लेखा करने का तरीका ही है, ध्यान दीजिएगा। दो काम किया जाता है। सबसे पहले परचेज में से घटा दिया जाएगा। दूसरा, ड्राइंग जहां होता है, ड्राइंग में इसको जोड़ दिया जाएगा। और ड्राइंग दिखाया कहां जाता है? हम इसको लायबिलिटीज में दिखाते हैं। लायबिलिटीज में कहां दिखाते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो ये टॉपिक, ये बस इसमें इतना ही जानना। अगला टॉपिक है उधार ली गई संपत्ति। अब इसके बारे में समझिए। सपोज करिए कि ये आपकी एक एसेट्स क्या है? मान लीजिए लैपटॉप, मशीन नहीं दिख रहा है, मशीन भी लिख सकते हैं, लैपटॉप है। लैपटॉप की कीमत 50,000 है, ठीक। किसी दुकानदार से हमने ये 50,000 का लैपटॉप उधार खरीदा। उधार मीन्स क्या? क्रेडिट। प्रश्न में आता है ये, मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया, कोई जरूरी है लैपटॉप पे लिखा रहेगा। मशीन लिख सकता है, फर्नीचर लिख सकता है, गाड़ी लिख सकता है, साइकिल लिख सकता है, कैलकुलेटर लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कोई भी एसेट्स। हमने उधार खरीदा, उधार मतलब क्रेडिट खरीदा। प्रश्न ये आता है कि जब हम इसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, तो इस तरह की उधार ली गई एसेट्स को दिखाया कहां जाता है? तो भाई फाइनल अकाउंट में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के दो साइड होंगे, लायबिलिटीज और एसेट्स होते हैं। तो जब उधार ली गई संपत्ति है, चाहे उधार लें चाहे नगद लें, हमने खरीद लिया या ले लिया तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी। तो इसे कहां दिखाया जाएगा? लैपटॉप कहां दिखाया जाएगा? एसेट साइड में दिखाया जाता है। उधार हमने कोई संपत्ति लिया है, उतना से हमारी एसेट्स बढ़ जा रही है, तो हम एसेट्स बढ़ जा रही है तो एसेट्स में दिखाएंगे तभी ना बढ़ेगी। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। और कहां दिखाया जाता है? जब भी उधार लिए हैं, उधार लेने का मतलब उधार खरीदे, तो भाई हमारा लेनदार मीन्स क्रेडिटर भी तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हमें इसे इधर भी दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स इतने रुपये से लैपटॉप से
बढ़ जाएगा। क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि कोई एसेट्स उधार ली जा रही है तो बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाते समय उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड में भी दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और कौन है। हाँ, माल नमूना या मुफ्त या दान में दिया गया, इसे कहां दिखाया जाएगा? यदि ध्यान दीजिएगा, इतनी लाइन यदि तलपट में दिया, तलपट में है, तो भाई इसका तो एक ही जगह दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। लेकिन यदि यही लाइन आपकी समायोजना में दी गई है, समायोजना में दिया गया है, तो कहां दिखाया जाएगा? तो इसे ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जब हम परचेज लिखेंगे, परचेज में से माइनस कर दिया जाएगा। और कहां दिखाया जाएगा? और कहां दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। अब सोच रहे होंगे वो कैसे, तो भी बता दे रहे हैं। सपोज करिए कि एक व्यापारी है, इसने एक साल में, एक वर्ष में 1 लाख रुपए का माल परचेज किया, और किस लिए ये परचेज किया है? बेचने के लिए परचेज किया। लेकिन अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए उसने नमूना में दे दिया, मतलब 2-4-10 ग्राहकों को दे दिया कि ले जाओ टेस्ट करो, देखो कैसा है, फिर आना परचेज करना। और नमूना में दिया वो तो फ्री में दिया होगा। तो सपोज करिए कि नमूना में 1000 दिया, किसी को मुफ्त में भी 1000 दिया, दान में 2000 रुपए का सामान दे दिया। तो आखिर ये कहां से दिया? जो परचेज किया है उसी में से दिया। तो इस परचेज में से हमारा जैसे नमूना है, तो सैंपल 1000 घट जाएगा, तो बचेगा 99,000। इसी में से मुफ्त में दिया है, मतलब फ्री में दिया है 1000, तो हमारा 98,000 हो जाएगा। और यदि इसी में चैरिटी किया है 2000 का, तो 96,000 का हमारा गुड्स उसके पास बचेगा। क्या होगा? बचेगा। तो इस तरह ये परचेज में से घट जाएगा। और जब परचेज में से घटेगा तो यह हमारा एक तरह से एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस इसलिए है कि जब हम अपना सामान खरीद के लाए हैं, उसके बारे में कोई जानेगा नहीं तो खरीदेगा कैसे? अर्थात 2, 1, 3, 1, 4,000 रुपए का माल उसने गंवाकर 96,000 रुपए का सामान जो परचेज किया है उसको बेचा। 4,000 क्यों गंवाया है? कि हमारा पूरा प्रोडक्ट बिक जाए। इसलिए ये एक्सपेंसेज है, इसलिए इसे पीएल के डेबिट में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे समायोजना हैं, ठीक ना। और लगभग आपका सारा समायोजना जो इम्पोर्टेंट था खत्म हो गया, और मेरे हिसाब से कुछ इसमें है नहीं। यदि कुछ होगा तो बताइएगा, या मिलता है तो यदि कुछ छूट भी गया होगा तो आपको एमसीक्यू में उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद से अगला जो टॉपिक होगा 2 एमसीक्यू जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक आर्थिक चिट्ठे का विथ एडजस्टमेंट। तो जितना ये 4-5 दिन से लेक्चर चल रहा था, तो इसका एमसीक्यू 2 लेक्चर में जाएगा, मतलब 2 दिन में जाएगा। इस तरह ये पीछे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो आगे का सिलेबस होगा वो पढ़ाया जाएगा। तो कंटिन्यू इसी तरह बने रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मेहनत से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका इसी कंपटीशन में ही यूज आएगा, ये बहुत सारे कंपटीशन में भी इसका यूज आएगा, ठीक ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।